दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पावर सिस्टम के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पावर प्लांट के द्वारा यूरेनियम और थोरियम के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। देखिए पावर प्लांट कई तरीके के होते हैं। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर लिया जाए, इसमें पानी से हम लोग बिजली बनाते हैं। थर्मल पावर प्लांट की बात किया जाए, कोयले से बिजली बनाया जाता है ताप को क्रिएट करके। अब बात कर लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की, इसमें हम लोग यूरेनियम और थोरियम के द्वारा बिजली बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूरेनियम और थोरियम के द्वारा किस पावर प्लांट में बिजली बनाई जाती है, वो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर प्लांट पर्यावरण प्रदूषण समस्या से मुक्त रहता है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या से मुक्त रहने का मतलब ये है कि फ्री रहता है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ हाइड्रो पावर प्लांट, यही सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली बनाई जाती है पानी से। जब पानी से बिजली बनती है, वोल्टेज बनता है, करंट बनता है, तो वहाँ पर कोई प्रदूषण या पॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, स्किन प्रभाव होता है। देखिए स्किन प्रभाव होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए मान लीजिए कोई भी हमारा कंडक्टर है, जब इससे हम लोग करंट देंगे, दो तरीके की करंट होती है। दो कंडक्टर हमने बना लिया इस तरीके से, एक में हम लोग एसी देते हैं, एक में डीसी देते हैं। जब डीसी करंट हमने दिया तो पूरी सरफेस से इसके करंट जाने लगी। इसको हमने बोला कि ये डीसी करंट है, ये जा रही है, तो यहाँ पर कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब एसी करंट इसी कंडक्टर में आप लोगों ने दे दिया, तो इसके अंदर से बहुत कम करंट गई, ज़्यादा करंट जो होता है इसके सरफेस से, सतह से जाने लगी। तो इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं कि ये स्किन इफेक्ट हो गया, त्वचीक प्रभाव हो गया। तो स्किन इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, वो मिलता है एसी सप्लाई में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ओनली एसी में, क्योंकि डीसी में तो स्किन इफेक्ट हो नहीं रहा है, ये होता है ओनली एसी में। अगला क्वेश्चन, कोरोना का प्रभाव होता है। देखिए कोरोना का प्रभाव की बात कर लिया, कोरोना प्रभाव क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बता दें। जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, वायर जा रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर वाला वायर या कोई भी वायर है, हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन लाइन का वायर है, हाई वोल्टेज पर कोरोना होता है, लो वोल्टेज पर नहीं होता है। क्यों होता है, देखिए इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। क्या होता है कि जब यहाँ से धारा जाती है, वोल्टेज जाता है हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन लाइन में, तो देखिए जैसे ये तार है, तो तार के चारों तरफ क्या होता है, एयर होता है। तार के चारों तरफ तो एयर ही तो होता है, वायु। तो क्या होता है, एयर की अपनी एक क्षमता होती है। क्षमता क्या होती है, 21.2 kV पर mm जो होता है, ये होता है RMS वैल्यू में, और 30 kV पर mm ये होता है मैक्सिमम वैल्यू में। ये क्या है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर का। कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा अगर हम लोग वोल्टेज दे देंगे, RMS में 21.2 kV दे दीजिए पर mm पर, या तो 30 kV पर mm दे दीजिए मैक्सिमम मान में। RMS मान और मैक्सिमम मान क्या होता है इसके बारे में भी बताया जाएगा अभी आगे क्लास में। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो एयर हमारा, अब एयर क्या होती है, एयर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। तो क्या होता है, कंडक्टर से तो करंट जाता है इससे कम वोल्टेज पर, लेकिन इंसुलेटर जो होता है ये वायु, इसमें से करंट नहीं जाती। यहाँ पर कोरोना का प्रभाव नहीं होता। अब कोरोना का प्रभाव होगा कब, जब इतना ज़्यादा वोल्टेज हम लोग दे दें। इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे जो दिए गए हैं 21.2 kV और 30 kV, इससे ज़्यादा वोल्टेज आप लोग जैसे ही देंगे तो एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो टूट जाता है। तो अब एयर भी हमारा, जैसे ये कंडक्टर है ना, ऐसे ही ये भी बिहेव करने लगता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से भी करंट जाएगी। जब यहाँ से भी करंट जाएगी वायु में से भी, तो यहाँ पर एक लॉसेस क्रिएट हो जाता है, एक्स्ट्रा करंट जाएगी, एक्स्ट्रा लॉसेस क्रिएट होगा। इसको हम लोग कोरोना प्रभाव बोलते हैं। तो कोरोना प्रभाव आप लोग समझ गए होंगे किस पर होता है, हाई वोल्टेज पर होता है। कैसे क्या होता है इसके बारे में भी हमने बता दिया। अब आई सप्लाई की बात करेंगे, कोरोना का प्रभाव होता है। तो देखिए एसी पर भी होता है और डीसी पर भी होता है, एसी और डीसी दोनों में होता है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन लिए हैं, बात करेंगे एसी और डीसी में जो कोरोना प्रभाव हो रहा है, किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, या बराबर होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इतना याद रखिएगा, कोरोना प्रभाव क्या होता है हमने समझ लिया। कोरोना होता किस पर है, एसी पर भी होता है और डीसी पर भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना का प्रभाव एसी और डीसी में से किस में ज़्यादा होता है। अब आइए क्वेश्चन ये आ गया कि एसी पर भी हो रहा है, डीसी में भी हो रहा है, ज़्यादा किस में होगा। हमेशा याद रखिएगा एसी में जो होता है कोरोना का प्रभाव वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एसी में कोरोना लॉसेस ज़्यादा होता है। अभी कितना ज़्यादा होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी में कोरोना हानि 30 वाट है, तब एसी में कोरोना हानि क्या होगी। यहीं पर हम लोग देख लेंगे कि एसी और डीसी में जो कोरोना लॉसेज है
ज़्यादा अगर एसी में हो रहा है तो कितना ज़्यादा हो रहा है, और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। चलिए देखते हैं। देखिए एसी पर जो कोरोना लॉसेज होता है, कोरोना लॉसेज एट एसी, एसी पर जो कोरोना होगा वो होगा 1/3 होता है किसका, डीसी पर। डीसी पर जो कोरोना लॉस होगा उसका 1/3 होगा। कहने का मतलब क्या, एसी पर ज़्यादा होता है, डीसी से 3 गुना होता है, ये भी कह सकते हैं, या 1/3 होता है डीसी का। तो इसी पर आप लोग हल कर लीजिए। डीसी में कोरोना हानि कितना है, 30 वाट है। एसी पर निकालना है, तो एसी पर निकालना है, डीसी में 30 वाट दिया हुआ है, तो इसका 1/3 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 वाट आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, डीसी एसी में जो कोरोना हानि है वो कितना, डीसी में कोरोना हानि दिया था 30 वाट। देखिए हम लोग को डीसी में दिया है और पूछा है किसमें, एसी में कोरोना हानि कितना होगा हम लोग से पूछा है। तो एसी में कोरोना हानि कितना हो गया, देखिए फार्मूला थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने। देखिए क्या होगा, एसी डीसी में जो कोरोना हानि होता है डीसी पर, वो 1/3 होता है एसी का, ऐसे दिखाएगा, क्योंकि देखिए एसी में ज़्यादा होता है, हमने बताया कि एसी में ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो 3 गुना हो जाएगा किसका, डीसी का एसी में। अब इस पर आप लोग को हल करना होगा, तो एसी पर निकालना है, या डीसी पर दिया हुआ है, डीसी पे कितना है, 30 वाट दिया हुआ है। तो डीसी पर जब 30 वाट है तो इसका 30 से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला लिखने में थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ पर हो जाएगा एसी पर। एसी पर कितना मिल जाएगा, 90 वाट का मिल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि डीसी में 30 ही वाट का कोरोना लॉस जो हो रहा था, लेकिन एसी पर जैसे ही गया तो 90 वाट का कोरोना लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो कहने का मतलब ये था कि कोरोना लॉसेज एसी पर भी होगा, डीसी पर भी होगा, ज़्यादा किस में होगा, एसी में होगा। कितना ज़्यादा होता है एसी में, 3 गुना होता है डीसी का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पर आता है इस तरीके से, तो इसको भी आप लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, पेन स्टॉक को डैमेज होने से कौन बचाता है। देखिए एक पावर प्लांट की क्लास हमने ली थी अपने चैनल पर, जिसमें बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया था जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हमारे घरों तक सप्लाई किस तरीके से आती है, सारे प्रोसेस को बहुत ही सरल डायग्राम की मदद से हमने समझाया था। वो क्लासेस अभी 3 से 4 दिन पहले ली गई है हमारे चैनल पर, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। उसमें हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उदाहरण दिया था, जिसमें बताया था डैमेज पेन स्टॉक जो होता है उसको डैमेज होने से कौन बचाता है, वो होता है सर्ज टैंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्ज टैंक क्या होता है, जैसे हमारा पेन स्टॉक होता है, यहाँ से पानी जाता है, इसको थोड़ा तिरछा बनाते हैं ताकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा मिले। जैसे टरबाइन पे ये आता है तो टरबाइन घूमती है, फिर अल्टरनेटर घूमता है, सब कुछ हमने बताया हुआ है उस क्लासेज में, आप लोग देखिएगा। तो यहीं पर हम लोग बना देते हैं सर्ज टैंक। तो क्या होता है, जब इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसको मैनेज करने के लिए इस सर्ज टैंक को निर्माण करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर में होता है हमारा कंजर्वेटर टैंक। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक जैसे होता है, वैसे ही हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा भाग घूमता है। देखिए टर्बो जनरेटर जैसे आप लोग पढ़े हैं, जो हम लोग बिजली बनाते हैं, मान लीजिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बना रहे हैं या थर्मल पावर प्लांट से, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं, उसी को हम लोग एक तरीके से कहते हैं कि टर्बो जनरेटर। उसी अल्टरनेटर के द्वारा ये बिजली को बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि टर्बो अल्टरनेटर या जनरेटर की बात कर लिया जाए, तो आप लोग को बताया गया है कि अल्टरनेटर, देखिए अल्टरनेटर को हम लोग एसी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है डीसी जनरेटर। इन दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या होता है, जब आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरी में पढ़े होंगे, डीसी जनरेटर होगा तो इसका जो रोटर होता है ना, वहीं पर आर्मेचर वाइंडिंग को रख देते हैं डीसी जनरेटर में, और स्टेटर पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग को रखते हैं। अब बात कर लिया जाए, देखिए किसकी, हम लोग बात करेंगे एसी जनरेटर या अल्टरनेटर की, तो इसमें उल्टा हो जाता है। हम लोग आर्मेचर की वाइंडिंग ले जाकर के स्टेटर पर रख देंगे, और रोटर जो होता है इसका, वहाँ पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग को रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या था, टर्बो जनरेटर है तो कौन सा भाग घूमेगा। तो देखिए आर्मेचर तो स्टेटर पर रख दिया हमने, जब आर्मेचर स्टेटर पर रख दिया तो ये तो नहीं घूमेगा। अब घूमेगा क्या, पोल घूमेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पोल का मतलब होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करता है उसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। इस फील्ड वाइंडिंग को हम लोग ले जाकर रख देते हैं रोटर पर, अल्टरनेटर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ लिया गया है कि थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए थर्मल पावर प्लांट है, इसमें क्या किया जाता है, कोयला को उपयोग किया जाता है। कोयला को जलाकर बॉयलर में जलाया जाता है, हीट क्रिएट किया जाता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर भी एक क्लासेस बना देंगे कि थर्मल पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो होता है कोयला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल का उपयोग किस पावर प्लांट में करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूरेनियम का और थोरियम का, ये तो उपयोग करते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में। कोयला का उपयोग करते हैं कहाँ पर, थर्मल पावर प्लांट में। यूरेनियम थोरियम का न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और जल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में।
सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पन्न की जाती है हमारे इंडिया में वो थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न की जाती है। 35% तक मान के चलिए कि 100% में से 35% थर्मल पावर प्लांट से ही बिजली बनती है इंडिया में। अब बात कर लिया जाए सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला जो हमारा होता है पावर प्लांट, वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन तो बहुत होता है लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसके आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं कोशिश की जाती है कि उसको भी बता दिया जाए। देखिए स्टे वायर में कौन सा इंसुलेटर लगाया जाता है। स्टे वायर होता है जैसे ये हमारा पोल है, पोल्स होते हैं ना जिसमें से तार को ले जाया जाता है इंसुलेटर को लगा करके। जैसे यहाँ पर इंसुलेटर लगा दिया गया, इसमें से तार बांध के ले जाया जाएगा, ये पोल्स है। अब क्या किया जाएगा, मान लीजिए मोड़ है, कोई मोड़ है, तो मोड़ है तो यहाँ से तार जब खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो ये झुक सकता है। खंभा क्या होता है, झुक सकता है। तो झुकने से बचने के लिए इस तरीके से एक वायर लगाते हैं नियर अबाउट 45 डिग्री पर। यहाँ पर एक वायर लगाते हैं, इसी वायर को हम लोग ले आकर यहाँ ज़मीन में इस तरीके से गाड़ देते हैं। तो कहने का मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये स्टे वायर है। स्टे वायर या गे वायर के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए स्टे वायर में क्या होता है, जो इंसुलेटर लगाते हैं वो होता है एक इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर, एक इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर होता है। अब देखिए ये जो इंसुलेटर होता है उसको ये भी पूछा जाता है कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया, आगे अभी बताएंगे कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं। तो यहाँ पे इंसुलेटर कौन सा लग रहा है, एक इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर। स्टे वायर होता क्या है इसके बारे में भी हमने बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन जो होता है इलेक्ट्रीशियन के जितने भी क्वेश्चन है उसको इस तरीके से आप लोग पढ़ा करिए ताकि आप लोग के माइंड में सेट हो जाए। कभी भी वो क्वेश्चन आप लोग के सामने आए तो आप लोग के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ हम पढ़े थे कि स्टे वायर होता क्या है। पोल्स को सहारा देने के लिए इसको लगाया गया। अब ऑप्शन में ये दे दिया कि स्टे वायर का क्या काम है, तो आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको पोल्स को सहारा देने के लिए लगाया गया था, हमने देखा था, और इसको कितने एंगल पर लगाया गया था। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आने चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग क्लास को पढ़ा करिए। अब ये स्टे इंसुलेटर को कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, तो अभी हमने क्या बताया, ये स्टे इंसुलेटर होता है ना, यहाँ पर स्टे इंसुलेटर जैसे स्टे वायर है, ये यहाँ पर इंसुलेटर लगाया जाता है। अब इस इंसुलेटर की ऊंचाई क्या होती है, ज़मीन से, ज़मीन है यहाँ पर बांध दिया गया इसको तार को। तो ये जो ऊंचाई होती है नियर अबाउट लगभग होती है 3 मीटर। कितना होता है, 3 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, आप लोग के क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एग्जाम में पूछा गया था। ITI बेस्ड वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग का पेपर एनालिसिस किया जाता है। पहले हम आप लोग का पेपर को एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एक दो एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम आप लोग के हुए हैं। तो सभी पेपर को एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। उसी तरीके के क्वेश्चन को हम अपने क्लासेस में लेकर आते हैं ताकि आप लोग के जो एग्जाम हो उसमें आप लोग के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर सके। तो देखिए स्टे इंसुलेटर को कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, लगभग 3 मीटर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलेटर बनाया किस चीज़ का जाता है, पोर्सिलिन का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ाई जा सकती है केवल वोल्टेज को बढ़ाकर, केवल पावर फैक्टर को बढ़ाकर, वोल्टेज और पावर फैक्टर को बढ़ाकर, वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों को घटाकर। देखिए ये भी क्वेश्चन अगर आप लोग हमारी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्लासेस ली थी, थ्योरी की क्लास थी, जिसमें अभी हमने बताया कि पूरा जनरेटिंग स्टेशन से लेकर हमारे घरों तक सप्लाई कैसे आती है उसके बारे में बताया है। तो उसमें हमने एक पॉइंट लिया था कि ट्रांसमिशन लाइन में जब हम लोग क्रिएट करते हैं वोल्टेज को 11 kV पर जनरेट कर लिया। अब जनरेट करने के बाद इस वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों तक ले जाते हैं। तो जनरेट 11 kV पर जो किया है उसको पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, 400 kV में, लगभग बहुत हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं। तो कहने का मतलब उसका भी एडवांटेज होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ाने के लिए हम लोग वोल्टेज को भी बढ़ाते हैं और पावर फैक्टर को भी बढ़ाते हैं, ये दोनों एडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों को बढ़ाकर। इससे ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, अगर थोड़ा सा आप लोग को बता दें, देखिए P बराबर क्या होता है, VI cos फाई होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे VI क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल I के है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/I हो जाएगा। कहने का मतलब है वोल्टेज बढ़ाइएगा, धारा कम हो जाएगी। जब धारा कम होगी, जैसे हमारा कंडक्टर है, धारा का मान कम होगा ना, तो इसका एरिया कम रखना होगा। जब एरिया कम रखेंगे तो हम लोग को मटेरियल्स की बचत हो जाएगी। तो एक एडवांटेज ये होगा कि वोल्टेज हाई होना चाहिए और पावर फैक्टर भी हाई होना चाहिए, क्योंकि पावर फैक्टर भी हमारा हाई होगा तो क्या होगा, धारा का मान कम होगा। यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों, I और cos फाई। कहने का मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी हम लोग इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो वोल्टेज को भी बढ़ा लीजिए, पावर फैक्टर को भी बढ़ा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड पर रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा प्राप्त होने की घटना को क्या कहा जाता है। जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ से हमने वोल्टेज को भेजा और यहाँ पर प्राप्त हो गया, ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए 11 kV को हमने भेजा
या 33 kV को भेजा और यहाँ पर पहुँच गया कितना 40 kV पहुँच गया, ज़्यादा वोल्टेज पहुँच गया। अब इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस घटना को हम लोग जानते हैं फेरांटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फेरांटी इफेक्ट। ये होता है चार्जिंग इफेक्ट के कारण होता है, कैपेसिटी इफेक्ट के कारण बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे कभी थ्योरी की क्लास में। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड की यहाँ पे कंडीशन होती है। रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है यहाँ से भेजने वाले से, जहाँ से भेजा जाता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा। तो इस घटना को हम लोग जानते हैं फेरांटी इफेक्ट के नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फेरांटी इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये फेरांटी इफेक्ट नाम इसलिए पड़ा है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फेरांटी था, उन्हीं के नाम पर फेरांटी इफेक्ट पड़ गया। उन्होंने ही इस घटना को एनालिसिस किया था कि ऐसा हो जाता है ऐसी कंडीशन में, इसीलिए फेरांटी इफेक्ट बोला गया। एसी सिस्टम में स्किन प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो देखिए एसी सिस्टम में स्किन प्रभाव होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि सरफेस से जो करंट जाने लगती है, इस सरफेस से मैक्सिमम करंट जाने लगती है जब हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है स्किन इफेक्ट। तो वो चालक के आकार पर, पदार्थ के प्रकार पर, चालक के व्यास पर, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी पर भी निर्भर करता है ऐसे सिस्टम में, फ्रिक्वेंसी जो होती है ना उस पर भी स्किन इफेक्ट निर्भर करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए मंदक क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जब हम लोग थ्योरी की क्लास लेंगे कभी किस तरीके से इसमें क्रिएट किया जाता है पावर को, बिजली को, तो देखिए उसमें हम लोग थ्योरी क्लास में डिटेल में बताएंगे आप लोग को। यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें मंदक के रूप में किसका उपयोग करेंगे? एल्यूमिनियम का, ग्रेफाइट का, बेरिलियम का, बी तथा सी दोनों का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी तथा सी दोनों का, ग्रेफाइट और बेरिलियम। देखिए क्वेश्चन में जो मंदक दिया हुआ है ना, इसका काम होता है न्यूट्रॉन जो होते हैं उसकी गति को धीमा कर देना, इसीलिए इसका नाम है मंदक। मंदक का मतलब हो गया धीमा कर देना। तो ग्रेफाइट और बेरिलियम दोनों उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोलिंग रॉड के रूप में, कंट्रोलिंग रॉड के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं कैडमियम और बोरान दोनों के छड़ उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो। कैडमियम की भी रॉड उपयोग कर सकते हैं, बोरान की भी रॉड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा किसी पावर प्लांट का औसत भार 90 वाट है और अधिकतम भार 95 वाट है, तब लोड फैक्टर का मान क्या होगा? देखिए लोड फैक्टर का फार्मूला होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। ये फार्मूला होता है किसका? लोड फैक्टर का। यहाँ से आप लोग एक चीज़ याद रखिए, ये होता है मैक्सिमम डिमांड। देखिए स्क्रीन पर थोड़ा कम जगह होती है, इसलिए कुछ चीज़ों को पूरा नहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं शॉर्ट में भी लिख, जैसे यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम एवरेज बोल रहे हैं, तो आप लोग इसको समझ जाइएगा कि ये एवरेज लिखा हुआ है। तो एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। अब देखिए लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। अब देखिए एवरेज लोड कितना दिया, औसत भार का मतलब होता है एवरेज लोड, तो ये दिया हुआ 90 और क्या दिया हुआ है, अधिक मैक्सिमम डिमांड, अधिकतम भार कितना है 95, तो ये हो गया 95। इसको आप लोग जैसे ही हल करेंगे तो आप लोग को मिलेगा लगभग देखिए कितना मिलेगा। हम लोग हल करते हैं 95 से 90 को डिवाइड करेंगे, 95 डिवाइड कर लीजिए किसको, 90 को। देखिए पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना होगा, फिर हम लोग को लगभग 9 बार जाएगा, तो कुल मिला के आप लोग हल करिएगा, पॉइंट में आएगा 947। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, लोड फैक्टर का मान होता है। देखिए लोड फैक्टर जो होता है, जैसे अभी हमने निकाला लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड, ये होता है। अब देखिए डी से डिमांड है, यहाँ पर समझिएगा स्क्रीन पर जगह कम है, तो लोड फैक्टर का मान क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। क्यों होता है इसको मैं जानिए, मैक्सिमम डिमांड जो होती है वो हमेशा एवरेज लोड से ज़्यादा होती है, या कभी भी आप लोग निकालेंगे तो इसका मान 1 से कम ही आएगा, ज़्यादा कभी भी नहीं आता है। ज़्यादा किसका आता है, 1 से ज़्यादा आता है आप लोग का, जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, विभिन्नता गुणांक जिसको बोला जाता है, उसका मान 1 से ज़्यादा आता है, उसको हम लोग भी देखेंगे किसी क्लास में। यहाँ पे लोड फैक्टर का मान कितना आता है, हमेशा 1 से कम आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने लोड फैक्टर निकाला था, पिछले क्वेश्चन में कितना आया था, 0.9 करके आया था, 1 से कम था। डिमांड फैक्टर का मान होता है, देखिए डिमांड फैक्टर क्या होता है इसके बारे में जानिए। डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड, ये फार्मूला होता है। अब देखिए कनेक्टेड लोड है यहाँ पर, मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड, तो डिमांड फैक्टर जो होता है वो भी हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि कनेक्टेड लोड जो होता है मैक्सिमम डिमांड से हमेशा ज़्यादा होता है, डिमांड फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमेशा 1 से कम। अगला क्वेश्चन नंबर 20, एक पावर स्टेशन पर अधिकतम मांग 20 मेगावाट है और कनेक्टेड लोड 21 मेगावाट है, तब मांग गुणांक का मान क्या होगा? चलिए इसको भी हल करते हैं।
मांग गुणांक डिमांड फैक्टर इसको बोलते हैं। डिमांड फैक्टर का फार्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड। यहाँ से आप लोग निकालिए मैक्सिमम डिमांड, अधिकतम मांग को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में मैक्सिमम डिमांड, जो कि दिया हुआ है कितना 20, और हम लोग को दिया हुआ कनेक्टेड लोड 21 मेगावाट। इसको आप लोग जैसे ही हल करेंगे तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 2.8। अभी हमने क्या जाना, मैक्सिमम डिमांड फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो 2.8 1.9 ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी 0.95 0.63। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 21 को डिवाइड कर लीजिए ये 20 को, तो पॉइंट लगा के आप लोग जीरो बढ़ाइएगा जैसे, तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा तो 20 9 180 0.95 समथिंग आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पावर सिस्टम के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों तरीके के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पावर सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिमांड फैक्टर का मान कितना होता है, 1 से कम होता है, ज़्यादा होता है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो हमने सभी तरीके के क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसी तरीके से डेली डे बाई डे हम लोग UPPCL TG2 और ALP जो वैकेंसी आने वाली उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और UPPCL TG2 का एग्ज़ाम भी होने वाला है। जब भी हो जाए इसका एग्ज़ाम भी उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएगा, तो उसकी भी तैयारी हम लोग अपने चैनल पर डेली करते रहते हैं, जिसमें प्लेलिस्ट बनाई गई है हमारे चैनल पर, उसमें सभी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।